वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जेएम एडवांस क्लासेस। तो आज के हम लोग इस वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में जानेंगे, परमाणु संरचना के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक तत्व परमाणु क्या होता है, जिस प्रकार से एक घर बना होता है वो घर क्या होता है, एक एक ईंट से बनी होती है। उसी तरह किसी भी पदार्थ का जो संरचना होता है, किसी भी पदार्थ का जो गठन होता है एटम से मिलकर बना होता है। किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी पदार्थ का अगर सबसे सूक्ष्मतम कण अगर देखें तो हमारा क्या होगा, एटम होगा। उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो भी उसका सूक्ष्मतम कण होता है। तो मेनली प्रत्येक पदार्थ किससे गठित होता है, एटम से गठित होता है। ठीक है, तो एटम का डेफिनेशन क्या है, एटम का डेफिनेशन है कि प्रत्येक तत्व अत्यंत सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु हमारे चारों ओर स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते। ठीक है, स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते और ये परमाणु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते। आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ये परमाणु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते और मुक्त रूप में नहीं पाए जाते। लेकिन कुछ ऐसे भी एटम्स हैं जो मुक्त रूप में पाए जाते हैं, जैसे हमारा इनर्ट गैस, जैसे इनर्ट गैस है ना। इनर्ट गैस मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, तो ये सब मोनोएटॉमिक होते हैं, ये सब एक परमाणुक होते हैं। तो ये मुक्त रूप में पाए जाते हैं हमारे यूनिवर्स में। ठीक है, तो लेकिन इन सभी, जैसे एक और देखते हैं कार्बन हो गया। ठीक है, ये सभी कुछ तत्व है जो हमारे चारों ओर मुक्त रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्या हो गया, परमाणु प्रत्येक तत्वों का सूक्ष्मतम कण हो गया, जिससे पदार्थ का गठन होता है। परमाणु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता। अभी हम लोग डाल्टन के बारे में पढ़े तो डाल्टन ने कहा था परमाणु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन नहीं, मॉलिक्यूल भाग लेता है, अणु भाग लेता है। हम देखेंगे अभी अणु के बारे में। ठीक है, तो परमाणु के विषय में ये 2-3 पॉइंट याद हो गया हमें कि सूक्ष्मतम कण होता है, मुक्त रूप में नहीं पाया जाता और रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता। ठीक है, अब क्या होता है, एटम मिल करके मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, मॉलिक्यूल बनता है। एटम मिल करके किसका फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग अणु कहते हैं। तो अणु क्या होता है, किसी भी तत्व का तो सूक्ष्मतम कण हमारा परमाणु हो गया, लेकिन अणु क्या होता है, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा मॉलिक्यूल होता है, अणु होता है। वही लिखा हुआ है, प्रत्येक यौगिक अत्यंत सूक्ष्म कणों से गठित होते हैं, है ना। परमाणु आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं और यही मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं और स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग हमारे गैस में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, वाटर है। तो ये सभी क्या है हमारे, ये सभी अणु है, ये सभी हमारे क्या, ये सभी मॉलिक्यूल है जो हमारे यूनिवर्स में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एटम क्या हो गया, सूक्ष्मतम होता है प्रत्येक तत्व का। अणु क्या होता है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। अणु क्या होता है, परमाणुओं से गठित होते हैं, अणु परमाणुओं से गठित होते हैं। ठीक है, और ये परमाणु मुक्त रूप में नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ ऐसे भी परमाणु जो मुक्त रूप में पाए जाते हैं, जैसे ये इनर्ट गैस हो गया, कार्बन हो गया। कार्बन जैसे कोयला देखते हैं, कार्बन को डायरेक्टली जलाते तो क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। हमने क्या कहा, परमाणु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते। जैसे कार्बन, यदि मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाऊं तो ये बन जाता है CO2, तो ये तो कार्बन रासायनिक प्रक्रिया में भाग लिया। तो कुछ तत्व जो है एक्सेप्शन है, जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और मेनली जैसे इनर्ट गैस, ये रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते, है ना, ये इनर्ट होते हैं। इसके विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा परमाणु हो गया। और अणु के विषय में था कि यौगिक अणु से गठित होती है, और अणु किससे गठित होती है, परमाणु से गठित होती है। ठीक है, ये रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। तो आई होप ये आपको परमाणु और अणु का डेफिनेशन समझ में आया होगा। हम लोग डाल्टन के विषय में डाल्टन के परमाणुवाद के विषय में जान लेते हैं। तो परमाणु की खोज सर जॉन डाल्टन ने किया था, है ना। परमाणु की खोज किसने की थी, सर जॉन डाल्टन ने किया था 1808 में। 1808 ईस्वी में सर जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की। ठीक है ना, इन्होंने सबसे पहले परमाणु के विषय में बताया, परमाणु को डिफाइन किया, परमाणु के एटम के कंसेप्ट को इन्होंने लाया। ठीक है, तो इन्होंने अपने अनुसार से कुछ बातें बताई परमाणु की, तो उन सभी बातों को देखते हैं। सर जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की, है ना, और इन्होंने जो थ्योरी दी है परमाणु के विषय में, जो कंसेप्ट दिया परमाणु के विषय में, हम लोग उसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले बात कहा कि जो भी तत्व होता है बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट से गठित होते हैं, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को एटम कहते हैं। 1 नंबर था। ठीक है, 1 नंबर सिद्धांत था क्या, प्रत्येक तत्व सूक्ष्मतम कणों से गठित होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। 2 नंबर उन्होंने बात कहा कि परमाणु
अविभाज्य है, हम लोग परमाणु को तोड़ नहीं सकते, परमाणु के अंदर क्या है वो नहीं देख सकते हम लोग। लेकिन ये इनका जो सिद्धांत था ये सिद्धांत गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसके बाद डाल्टन ने जैसे ही ये बात को कहा, इनके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट लग गए, रदरफोर्ड आ गए, नील बोर आ गए, है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट इसके पीछे आ गए और उन्होंने क्या करने लगा, गोल्डस्टीन आ गया, ये सभी क्या करने लगे, इनके इस एक्सपेरिमेंट को, इनके इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट के रूप में चेक करने लगे। तब पाया गया कि ये जो थ्योरी था वो गलत हो गया। कैसा गलत हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, प्रोटॉन का खोज हो गया और न्यूट्रॉन का खोज हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जैसे ही खोज हुआ तो पता चल गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु विभाज्य है। क्योंकि परमाणु विभाज्य है तभी तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मिला खोज, तभी तो ये हमें मिला। ठीक है, तो डाल्टन का ये दूसरा नंबर से जो सिद्धांत था परमाणु अविभाज्य, गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, ठीक है, ये सभी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का इन सभी की खोज की और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज करके इस सिद्धांत को इन्होंने गलत सिद्ध कर दिया। ठीक है, 3 नंबर सिद्धांत था परमाणु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। डाल्टन के अनुसार से परमाणु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, मॉलिक्यूलर कॉलिजन थ्योरी निकाले। मॉलिक्यूलर कॉलिजन थ्योरी मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन के समय क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे कॉलिजन करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के बाद रिएक्शन होता है, कोई नया प्रोडक्ट बनता है। तो इस थ्योरी से भी ये गलत सिद्ध हो गया कि परमाणु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते, मॉलिक्यूल रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लिया करते हैं। ठीक है, तो ये भी इनका जो सिद्धांत है ये भी गलत सिद्ध हो गया, ये भी गलत सिद्ध हो गया। नेक्स्ट था समान तत्वों के परमाणु भर समान होते हैं। डाल्टन ने कहा कि जितने भी तत्व हैं, अगर सभी तत्व समान है तो उसके परमाणु भार भी सेम होंगे। देखिए दो चीज आता है, दो टर्म आता है, एक को कहते हैं परमाणु भार, एक को कहा जाता है परमाणु संख्या। यहाँ ध्यान से समझिए, एक होता है परमाणु भार, एक परमाणु संख्या। मान लीजिए कोई हमारा तत्व है ना, नीचे हम इसको Z से दिखा दिए, ऊपर हम इसको A से दिखा दिए, तो नीचे जो लिखा होता है इसको कहते हैं परमाणु संख्या, इसे कहते हैं हम लोग परमाणु संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और ऊपर में जो बैठा होता है उसे कहते हैं हम लोग क्या, मात्रा संख्या, मात्रा संख्या या परमाणु भार, या परमाणु भार इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एटॉमिक वेट, मास यूनिट, या फिर एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, तो दो चीज होता है, परमाणु संख्या मतलब होता है कि किसी भी परमाणु के केंद्र में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सॉरी कितने प्रोटॉन मौजूद है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं कि किसी भी तत्व के केंद्र में कितने प्रोटॉन मौजूद है, प्रोटॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। और मात्रा संख्या किसे कहते हैं कि किसी भी परमाणु के केंद्रक में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन उपस्थित है। मतलब जैसे मान लीजिए हम दे रहे हैं सोडियम के 11 होता है या 23 होता है, तो इससे इसको हम लोग देख करके कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सोडियम 11 और यहाँ 23 हो गया, तो इससे हम लोग देख करके कह सकते हैं कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन बोलिए या प्रोटॉन बोलिए, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है, तो प्रोटॉन की संख्या 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इससे इसको घटा दीजिए, 23 माइनस 11 यानी हो गया ये हमारा 12, ये हो गया 12। ठीक है ना, तो ये हो गया, मतलब क्या हो गया, ये हमारा है प्रोटॉन और ये है हमारा न्यूट्रॉन। तो किसी परमाणु के केंद्र में जितना प्रोटॉन होता है उसे हम कहते हैं परमाणु संख्या, आगे वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे। और किसी भी परमाणु के केंद्रक में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है उसके योगफल को कहते हैं मात्रा संख्या। तो डाल्टन ने कहा कि जितना भी तत्व है, सभी तत्व, अगर मान लीजिए जैसे कोई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जैसे तत्व हम लोग पढ़ेंगे, आइसोटोप पढ़ेंगे, आइसोटोप के खोज होने के बाद ये गलत हो गया। तो डाल्टन ने कहा जितने भी समान तत्व है उनकी परमाणु संख्या, परमाणु भार या मात्रा संख्या भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग हो गई। लेकिन जैसे ही आइसोटोप का खोज हुआ तो ये सिद्धांत में उनका गलत सिद्ध हो गया। आइसोटोप मतलब जैसे देखिए ऑक्सीजन O8 16, O8 17, O8 18, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं। तो ये ऑक्सीजन तो समान तत्व है, तो डाल्टन ने क्या कहा, समान तत्वों का परमाणु भार समान होता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये सेम दिख रहा है क्या, सेम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंट हो गया। तो डाल्टन का ये जो कंसेप्ट था ये भी गलत हो गया। हम लोग आइसोटोप और आइसोबार है ना, आइसोटोन पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग और भी इसके विषय में डिटेल्स में जानेंगे क्या होते हैं ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं विभिन्न तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। अब उल्टा कह दिया डाल्टन ने,
कहा कि जितने भी तत्व हैं अलग अलग अगर तत्व होगा तो उसका जो परमाणु भार होगा वो भी अलग अलग होगा। लेकिन आइसोबार का जैसे ही खोज हुआ, आइसोबार ये था हमारा आइसोटोप, ये था हमारा आइसोटोप, आइसोटोप का खोजने से गलत हो गया। लेकिन जैसे ही आइसोबार का खोजोगे, आइसोबार मतलब जैसे देख लीजिए हमारा दे रखा है पोटेशियम 1940, ऑर्गन 1840, कैल्शियम 2040, देखिए ये रहा। जैसे ही आइसोबार का खोज हुआ, ये हमारा क्या है, ये सभी आइसोबार है, ये सभी आइसोबार है। जैसे ही आइसोबार के खोज हुए तो ये जो सिद्धांत था डाल्टन का ये भी गलत हो गया। इसने क्या कहा, विभिन्न तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, जितना भी तत्व है उसका परमाणु भार सबका अलग अलग होगा। तो देखिए पोटेशियम अलग तत्व है, ऑर्गन अलग तत्व है, कैल्शियम अलग तत्व है, सबका परमाणु भार क्या है, अलग अलग है क्या, नहीं अलग अलग है, सेम सेम मिला। तो ये डाल्टन का ये भी सिद्धांत हमारा गलत हो गया। ठीक है, लास्ट वाला जो सिद्धांत है कि प्रत्येक मतलब जो परमाणु होते हैं वो यौगिक का गठन करते हैं, और ये परमाणु एक पर्टिकुलर अनुपात में मिलकर के यौगिक का गठन करते हैं। ये सही कहता है ना, हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, जैसे वाटर देखते हैं, जैसे H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक परमाणु, एक दो परमाणु है और ऑक्सीजन का एक परमाणु है ना, तो इसका रेशियो है 2:1। तो एक पर्टिकुलर अनुपात में मिलकर के क्या होते हैं, वो यौगिक का गठन करते हैं। तो ये हमारे कुछ डाल्टन के परमाणुवाद थे। आप इस पॉइंट्स को रिमेम्बर करके रखिए, है ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है कि हमने डाल्टन के परमाणुवाद में देखा कि परमाणु अविभाज्य नहीं, परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु विभाज्य है। तो कैसे पता परमाणु विभाज्य है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज भी, इसके साथ साथ कुछ और भी पार्टिकल्स की खोज भी, जो अनस्टेबल, जो अस्थायी होते हैं, उनकी खोज भी। तो ये डिस्कवरी क्या करता है, डाल्टन के परमाणुवाद के अविभाज्य सिद्धांत को गलत कर देता है। ठीक है, तो एटम क्या होता है, अगर परमाणु विभाज्य है तो किससे गठित है, इसके बेसिस हम लोग जान लेते हैं। तो जो परमाणु मेनली होता है मौलिक कणों से गठित होता है। परमाणु किससे गठित होता है, मेनली मौलिक कणों से गठित होता है ना। परमाणु को अगर विभाजित किया देखा जाए, हम लोग पढ़ेंगे अभी रदरफोर्ड का पढ़ेंगे, जे थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे, है ना, कैथोड रे पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज वो कैसे पढ़ेंगे उसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो एटम मेनली मौलिक कणों से गठित होते हैं। वो मौलिक कण बहुत से होते हैं, जैसे अस्थायी मौलिक कण, मेनली हम लोग को यही पढ़ाया जाता है, अस्थायी मौलिक कण, ठीक है ना, जो स्टेबल है। तो अस्थायी मौलिक कण 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, हमारे अस्थायी मौलिक कण है। ठीक है, अस्थायी मौलिक कण है। इसके साथ साथ कुछ अस्थायी मौलिक कण होते हैं, और ये अस्थायी मौलिक कण हमें रेडियो एक्टिविटी में पढ़ने को मिलता है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी के समय में पढ़ने को मिलता है। पोजिट्रॉन है, मेसॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रॉन है, एंटी प्रोटॉन है ना। तो ये हमारे रेडियो एक्टिविटी में रेडियो धर्मिता जिसे कहते हैं ना, रेडियो सक्रिय धर्मिता जिसे कहते हैं हिंदी में। तो रेडियो एक्टिविटी में ये सभी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि अनस्टेबल होते हैं, है ना, इसका लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है। लाइफ टाइम कहने का मतलब क्या, अनस्टेबल होता है, मेनली जल्दी एडजस्ट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संयुक्त मौलिक कण। संयुक्त मौलिक कण मतलब क्या होता है, इन मौलिक कणों से ही मिलकर के क्या बनता है, संयुक्त मौलिक कण। जैसे ड्यूटेरियम होता है ना, न्यूट्रॉन होता है, या फिर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को आप जानते हैं ना, दो प्रोटॉन मिलकर क्या बनाता है, मतलब दो हीलियम अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, दो हीलियम एटम को क्या कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, संयुक्त होते हैं, दो प्रोटॉन से गठित होते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये परमाणु के मौलिक कण आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग एक एक करके सभी के विषय में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ, इनके गुणों के विषय में जानते हैं, खोज के विषय में देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज सबसे पहले जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने किया था 1897 में। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। ये यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, ये विलियम क्रूक्स ने किया था। ये जो एक्सपेरिमेंट था विलियम क्रूक्स ने इसे परफॉर्म किया था। ठीक है ना, विलियम क्रूक्स ने क्या किया, एक ट्यूब लिया, इसमें एक पर्टिकुलर गैस भर दी गया, ऑर्गन गैस मेनली भर दिया जाता है ना। इसमें ऑर्गन गैस, इनर्ट गैस को भर दिया था, ऑर्गन गैस भर देते हैं। हमारे ट्यूब देखते हैं, उसमें जो गैस होता है ऑर्गन वेपर होता है, या फिर मरकरी वेपर होता है, ये सब दे देते हैं। तो ऑर्गन गैस को इसने इसमें भर दिया था, लो प्रेशर पर 0.01 mmHg पर, इस प्रेशर पर क्या इस गैस को भर दिया और सील्ड कर दिया। इसमें से एक पार्ट को लगा दिया जो नेगेटिव पार्ट से जुड़ा था, जैसे कैथोड का है, और एक पॉजिटिव पार्ट से जोड़ दिया जैसे एनोड का है ना, और दोनों के बीच में इसमें करंट फ्लो करने लगा। ठीक है, एनोड प्लस माइनस मतलब करंट फ्लो हो रहा है। अब जैसे ही करंट फ्लो करने लगे तो इसमें हमें एक स्पार्किंग दिखाई दी। स्पार्किंग समझ में आता है, स्पार्किंग जैसे चिंगारी ऐसा होता है, स्पार्किंग। तो ये ऑर्गन का
स्पार्किंग देखो, आर्गन का स्पार्किंग कैसा होता है, फ्लोरेसेंस होता है। फ्लोरेसेंस मतलब क्या, ग्रीनिश कलर का होता है ना। यहां से फ्लोरेसेंस देखने मिला हमें, कैसा देखने मिला, फ्लोरोसेंस, फ्लोरो FLUR फ्लोरोसेंस, ठीक है ना। इससे हमें जो भी फ्लोरोसेंस हमें देखने को मिला, ठीक है। तो इसके बीच में फ्लोरोसेंस देखने को मिला। फ्लोरोसेंस मतलब क्या होता है, स्पार्किंग होता है बीच में, जैसे हम लोग क्या देख फ्लोरोसेंस देखे होंगे, हाइलाइटर देखे, हाइलाइटर क्या होता है, ग्रीन वाला हाइलाइटर, तो क्या होता है, ग्रीन कलर देता है ना, ग्रीनिश। तो जो भी कंपाउंड ग्रीनिश कलर दिखाता है, मतलब पैरेट कलर का जो भी होता है, वो उसको हम लोग फ्लोरोसेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसके बीच हमें कुछ फ्लोरोसेंस लाइट देखने मिले, स्पार्किंग के रूप में लाइट देखने को मिले, ठीक है। और दूसरा काम क्या किया इसने, एक इधर इसके नेचर को पता करने के लिए एक साइड प्लस पोल रख दिया और एक साइड माइनस पोल रख दिया, मतलब एक साइड माइनस प्लेट बैठा दिया, एक साइड प्लस प्लेट बैठा दिया, और देखना चाहा कि ये जो लाइट थी इसका मूवमेंट कैसा है। जब ये प्लेट नहीं था तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा था। जब ये प्लेट ऊपर से नेगेटिव पॉजिटिव नहीं जुड़ाया था, इस तरह से था, तो ये सिंपल सा बात, इधर से इधर स्पार्किंग हो रहा था, इसके बीच में स्पार्किंग हो रहा था, ग्रीनिश कलर दिख रहा था। लेकिन जैसे ही प्लेट लगाए, इधर हमारा कर दिया नेगेटिव चार्ज, इधर कर दिया हम पॉजिटिव चार्ज, तो दिखाई दिया क्या, ये जो लाइट था ऊपर से ना उठ करके सीधे नीचे से दबक करके नीचे चला जाने लगा, इधर से जाने लगा, इधर जाने लगा। मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर दिया, नेगेटिव चार्ज को विकर्षित कर दिया। इससे तुरंत पता चल गया कि ये जो भी मूवमेंट हो रहा है, ये जो रे फ्लो हो रहा है, ये रे क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ये कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तभी तो नेगेटिव में विकर्षण होता है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है। तो ये नेगेटिव में विकर्षण होने के कारण ये लाइट अपने से बेंड हो गया और पॉजिटिव चार्ज की ओर, इधर पॉजिटिव तो इधर झुक करके इधर जाने लगा, ठीक है। तो इस थ्योरी को, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था विलियम क्रूक्स ने, और विलियम क्रूक्स ने इस रे को नाम दिया कैथोड रे। नाम क्या दिया, कैथोड रे। लेकिन ये अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं था। जे थॉमसन आया। जे थॉमसन ने 1897 में इसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकाला, है ना। फिर इसके और भी इसके विषय में बताया जे थॉमसन ने, जिसके कारण इसका जो श्रेय जाता है जे थॉमसन को जाता है ना। जे थॉमसन ने क्या किया, ई बाई एम वैल्यू निकाला था, ई बाई एम वैल्यू निकाला, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे कैलकुलेट करा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला, इलेक्ट्रॉन का मास निकाला, जिसके कारण मतलब इसने जस्ट कैथोड रे के विषय में बताया था विलियम क्रूक्स ने, लेकिन और भी जो कुछ भी बताया, जितना कुछ हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के विषय में, उसका सब चीज किसने बताया, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज की 1897 में, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा कि कैथोड रे का नेचर क्या है। कैथोड रे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग कैथोड रे कहते हैं, ठीक है। ये जो स्पार्किंग हो रहा था वो कैथोड रे हो रहा था। कैथोड रे क्यों कहा गया, क्योंकि यहां से कैथोड रे से निकल रहा था, नेगेटिव पार्ट से ये पार्टिकल मूवमेंट हो रहा था पॉजिटिव पार्ट की ओर, कैथोड से हो रहा था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया कैथोड रे, ठीक है। तो ये समझ में, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन से जुड़े और भी कुछ बातों को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज के विषय में जाना, हम लोग इलेक्ट्रॉन के कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की। इसका चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक चार्ज होता है, इसलिए क्या हो गया, प्लस चार्ज पर अट्रैक्टिव हो गया, आकर्षित हो गया। इसके ऊपर चार्ज होता है -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या होता है, चार्ज की इकाई होती है। मात्रा होती है 9.105 × 10⁻31 kg, -31 kg, मतलब ये परमाणु का सबसे हल्का मौलिक कण है, ठीक है ना। ये परमाणु का सबसे हल्का मौलिक कण होता है, ये परमाणु का सबसे हल्का मौलिक कण होता है, ठीक है। फिर ये केंद्रक के बाहर होता है, केंद्रक के बाहर बंद वृत्ताकार कक्षा में घूमते, ये हमारा केंद्रक है, यहाँ न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन बैठा होता है, इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन जंपिंग कैसे होता है, इस सभी के विषय हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये बंद वृत्ताकार कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है ना, मूवमेंट कैसा होता है, और भी हम जानेंगे रदरफोर्ड, ये सभी जब पढ़ेंगे उसमें जानेंगे, ठीक है। ये हो गया। और इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है, एनर्जी नेगेटिव होती है। एनर्जी क्या होती है,
नेगेटिव होती है, एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है ना। ये एनर्जी क्यों नेगेटिव होती है, जब हम लोग रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जानेंगे तो वहां पे हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इसकी एनर्जी क्यों होती है। क्यों एनर्जी होती है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी कक्ष में मौजूद होता है, मान लीजिए सबसे बाहरी कक्ष, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो यहाँ पर इसके बीच में आकर्षण बल नहीं लग रहा है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्री है, जिधर तिधर घूम सकते हैं, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसके ऊपर कोई आकर्षण नहीं है, आकर्षण नहीं है तो इसका एनर्जी कितना हो गया, जीरो। तो सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी कक्ष में एनर्जी कितना हो गया, इसका एनर्जी हो गया जीरो। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब एनर्जेटिक होती है, जब इलेक्ट्रॉन कक्षों से केंद्र की ओर आकर्षण के कारण जाती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। तब जब ये इधर से इधर जाएगी एनर्जी का क्या करेगी, त्याग करेगी। उसके पास पहले से एनर्जी है जीरो, जब त्याग करेगी तो किसमें चला जाएगा, जीरो से नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना। तो इसी कारण से इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, एनर्जी क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन के विषय में हो गया। हम लोग इसके बाद प्रोटॉन के विषय में देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा प्रोटॉन के विषय में जा लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोटॉन का जो एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन या फिर जो विलियम क्रूक्स का बताया, उसी के एक्सपेरिमेंट को देखते हुए गोल्डस्टीन ने क्या किया, उसने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने भी वही काम किया, एनोड लिया और एक कैथोड लिया। कैथोड में एक बड़ा सा यहाँ पर ऐसा बड़ा सा कैथोड ले रखा था, ठीक है ना, बड़ा सा कैथोड ले रखा था। और उसने प्रेशर वही रखा 0.01 mm ऑफ Hg, प्रेशर वही रखा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया, इसमें इनर्ट गैस भरा हुआ था, ऑर्गन भरा हुआ था, ठीक है ना। जैसे ही कराया तो उसने देखा कि अंदर में फ्लोरोसेंस देखने को मिल रहा है। फ्लोरोसेंस मतलब क्या, वही जो ग्रीन कलर वाला बताया, फ्लोरोसेंस देखने को मिल रहा है। तब वो तो सोचा, उसने बताया ये तो जो फ्लोरोसेंस है, ये तो जेम्स जे थॉमसन ने भी बताया था, ये तो जे थॉमसन का क्या है, कैथोड रे है, ये तो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन उसने एक चीज और देखा, ये जो रे दिख रहा है ना, ये हमारा कैथोड रे है। क्या है ये, कैथोड रे है, ये कैथोड रे है, ठीक है, ये हमारा कैथोड रे निकल रहा है। वो देखा कि ये जो फ्लोरोसेंस हो रहा है, ये फ्लोरोसेंस तो मेरे ग्रीन कलर का आ रहा है, और जे थॉमसन विलियम क्रूक्स ने इसका एक्सपेरिमेंट करके इसे इलेक्ट्रॉन बताया है, कैथोड रे बताया है। तभी उसने एक और देखा, यहाँ पर स्क्रीन में क्या करते हैं, केमिकल का लेयर लगा दिया जाता है, पॉजिटिव साइड में यहाँ केमिकल का लेयर लगा दिया जाता है, ताकि अगर कोई भी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो तो पता चले कि इधर दिशा में कोई लाइट पड़ रहा है। कैथोड रे किधर से किधर जाएगा, माइनस से प्लस की ओर जाएगा, माइनस चार्ज होता है ना, तो माइनस से प्लस की ओर जाएगा। तो ये कैथोड रे इधर जा रहा था, लेकिन उसने एक्सपेरिमेंट में देखा कि ये जो वॉल है, ग्लास का वॉल है, यहाँ पर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। लाइट यहाँ पड़ा तो यहाँ से कुछ इस तरह से पॉइंटेड दिखाई देने लगा, इस तरह से उसको पॉइंटेड दिखाई देने लगा। अब वो सोचा कि यहाँ पर इस तरह से हुआ क्यों, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा है, हुआ क्यों। तब उसने कहा कि ये जो एक रे जा रहा है इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ये क्या है, एक रे है, ये पॉजिटिव रे, इसका नाम उसने क्या रखा, पॉजिटिव रे नाम रखा। किसने, गोल्डस्टीन ने इसे कह दिया कि जिधर से कैथोड आ रहा है उसी का उल्टा डायरेक्शन में एक और रे जा रहा है, जो जे थॉमसन ने बताया था, विलियम क्रूक्स ने बताया था, गोल्डस्टीन ने बताया, बोला कि जिधर से कैथोड रे आ रहा है उसका उल्टा दिशा में एक और रे जा रहा है, उसका नाम रखा पॉजिटिव रे, ठीक है, जो इसके वॉल पर जाकर के हिट कर रहा है, इसके वॉल पे से जाकर टकरा रहा है ना। और यहाँ पे इस तरह से कुछ नहीं होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफी खींचते हैं, एक्सरे कराते हैं तो क्या होता है, पूरा ब्लैक होता है, और जैसे ही रे पास होता है तो उस एरिया में रे नहीं पड़ता है, इसके वहां पर व्हाइट हो जाता है। एक्सरे में देखोगे आप इसी तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेयर लगा दिया, तो ये रे इसके ऊपर पड़ा, यहाँ पर इस तरह से उसको स्पॉटेड दिखाई देने लगा, स्पॉट दिखाई देने लगा। वो समझ गया क्या कि पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में भी कोई रे बढ़ रहा है, और उस रे का उसने नाम रख दिया क्या, उसने नाम रख दिया पॉजिटिव रे। पॉजिटिव क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि प्लस की से माइनस की ओर जा रहा है, मतलब ये जरूर प्लस चार्ज का होगा। गोल्डस्टीन यहीं तक रखा, लेकिन आया रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में अपना मेटल थिन फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया। मेटल थिन फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने क्या किया, एक पतला सा सोने का प्लेट लिया, पेपर जैसा होता है एकदम पतला सा लिया, और उसके ऊपर क्या करने लगा, रे पास करने लगा, उसके ऊपर बीम ऑफ रे पास करने लगा। कौन सा रे, अल्फा रे को पास करने लगा। कौन से रे को, अल्फा रे को उसने पास किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद वाले में रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग इसके विषय में और भी जानेंगे। यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो उसने अल्फा रे को पास किया, तो उसने देखा कि 20,000 अल्फा रे में से है ना, सब अल्फा रे इधर कुछ इधर निकल जा रहा है, 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 लेकिन
एकमात्र अल्फा रे जो था गया जिस रास्ते से और उसी रास्ते से वापस आया। तब वो यहाँ पर सोचने लगा कि हम जितना भी रे पास किए हैं, है ना, सब रे पार हो गया है, सब रे इधर उधर निकल गया है, लेकिन केवल एक ही रे है जो गया और वहां से आ गया। तब उसने कहा कि जो एटम है, एटम का ऑलमोस्ट पार्ट वैकेंट होता है, खाली होता है। हम लोग रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में जानेंगे इसके विषय में। उसने कहा कि एटम का जो मेनली पार्ट होता है वो वैकेंट होता है, खाली होता है, लेकिन बीच में एक सेंटर है, सेंटर वाला जगह पर एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, जो मतलब बड़ा सा नहीं है, एक बड़ा सा बोल सकते हैं, बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, जो क्या कर रहा है, इस रे को उसी रास्ते से वापस धकेल दे रहा है। अल्फा रे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है ना, अल्फा क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज को भेजा, यहाँ पर है मेरा, ये हमारा सेंटर है, यहाँ पर हमारा सेंटर, ये हमारा है न्यूक्लियस, केंद्रक बैठा हुआ है, ये प्लस चार्ज होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, हम लोग बता रहे हैं, आ रहे हैं किस प्रोटॉन के विषय में जानेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो ये अल्फा रे इधर से गया तो वापस भी अल्फा रे आ गया। तब रदरफोर्ड ने कहा कि जो भी मेटल है, जो भी एटम है, उसके सेंटर में एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है ना, एक छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, और जो भी एटम का ऑलमोस्ट पार्ट है वो वैकेंट है, खाली है। तो यहां से रदरफोर्ड ने इसके ऊपर स्टडी किया, और ये जो सेंटर बैठा हुआ है, जो पार्ट में बैठा हुआ है, जिसके कारण ये प्लस चार्ज हो रहा है, उसका नाम दे दिया गया क्या, प्रोटॉन नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, प्रोटॉन। और इसके बाद रदरफोर्ड ने इसके चार्ज के बारे में पता किया, इसके मास को लेकर पता किया, है ना, इसके नेचर को पता किया, तब जाकर के हम लोग क्या कहते हैं कि डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन किसे कहा जाता है, रदरफोर्ड को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने क्या किया था, 1911 में प्रोटॉन की खोज की। कंसेप्ट दिया गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने कंसेप्ट दिया था, पहले ही बताया क्या इधर से पॉजिटिव रे जा रहा है, लेकिन ये उतना उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और ध्यान दे दिया रदरफोर्ड अपना मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट के ऊपर। मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट को लेकर इसने बड़ा सा प्रोटॉन के विषय में नॉलेज दे दिया, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन का डिस्कवरर रदरफोर्ड को कहते हैं, 1911 में। तो हम लोग, ठीक है, तो प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने 1911 में किया। इसका जो चार्ज होता है प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होता है ना। ये हमारा 1.602 into 10⁻19 कूलम होता है, इसका मात्रा तो 1.6725 into 10⁻28 kg इतना हो गया। और ये परमाणु के केंद्रक में उपस्थित होता है ना, और इसी के केंद्रक में उपस्थित होने के कारण परमाणु का केंद्रक क्या होता है, धनात्मक चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है, और धनात्मक चार्ज होता है क्या, प्लस चार्ज होता है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा हो गया, ये केंद्रक में उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होता है, केंद्रक का पॉजिटिव, केंद्रक धनात्मक होता है। ये हमारे किसके विषय में हो गया, प्रोटॉन के विषय में हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, ये इलेक्ट्रॉन से भारी होता है, इलेक्ट्रॉन से भारी, ये इलेक्ट्रॉन से भारी होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन से भारी होते हैं, ठीक है, समझ में आया, इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, भारी होते हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए क्या किया गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, बेरियम, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया, इसके ऊपर प्रोटॉन से बॉम्बार्ड कराया, बॉम्बार्डेड प्रोटॉन, प्रोटॉन से क्या करते हैं, बॉम्बार्डमेंट मतलब क्या होता है कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यदि हम प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन से हिट टकराएं उससे, है ना, तो टकराने से क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल में, उसके एटम में प्रोटॉन की मात्रा हो जाएगी ज्यादा, न्यूट्रॉन की मात्रा, या तो न्यूट्रॉन की मात्रा हो जाएगी ज्यादा। और किसी के अंदर यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मात्रा एक्सेस हो गया तो वो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, टूट जाएगा, टूटने नहीं चाहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। इसे हम क्या किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसे हमने बॉम्बार्ड कराया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसे हमने बॉम्बार्ड कराया। बॉम्बार्ड कराने के पर यहाँ पर हम लोग दो टू प्लेट रख दिए, एक इधर हम लोग प्लस प्लेट रख दिए, और इधर हम लोग एक माइनस प्लेट रख दिए, एक इधर हम लोग प्लस प्लेट रख दिया और एक इधर माइनस प्लेट रख दिया, ठीक है। बॉम्बार्ड कराए तो देखिए इससे तीन प्रकार के रे निकले, एक इधर से इधर चला गया, एक इधर से इधर चला गया, और एक सीधा रे चला गया। अब ये लाइट क्या होता है, पार्टिकल से बनी होती है ना, लाइट क्या होती है, पार्टिकल से बनी होती है, कोई ना कोई पार्टिकल से बनी होती है, ठीक है। जैसे सनलाइट, सूरज का लाइट किससे बना है, फोटोन से बना है, किससे होता है, सन का जो लाइट होता है उसमें कौन सा लाइट, उसमें क्या, कौन सा पार्टिकल होता है, उसमें फोटोन होता है, फोटोन, PHOTON, फोटोन होता है। जैसे इसमें बॉम्बार्ड कराया गया, इसमें से तीन ठो रे निकला, एक इधर इधर इधर, जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाके हिट करा, फोटोग्राफिक प्लेट होता है ये, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाके हिट करा, ये हमारा फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है ना, फोटोग्राफिक प्लेट लगाएंगे जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाके हिट करे, ठीक है। अब इसमें से नेचर दिखा गया कि एक चीज जो है माइनस की ओर आ गया, और एक चीज जो है प्लस की ओर आ गया, और एक बिना माइनस प्लस का सीधे निकल गया,
जो प्लस की ओर आ गया उसको कह दिया गया इलेक्ट्रॉन, उसको कहा गया बीटा रे, उसे कह दिया गया बीटा रे। क्या कहा गया? बीटा रे। जो माइनस की ओर आ गया उसे कहा अल्फा रे, और जो सीधे निकल गया उसे कह दिया गामा रे, उसे कह दिया गया गामा रे, है ना। रेडियो एक्टिविटी हमने पढ़ा होगा। तो अल्फा बीटा गामा रे यहां से निकलना शुरू हो गया। अब अल्फा रे इसकी किससे बना होता है? ये प्रोटॉन से बना होता है, यानी इसके ऊपर जरूर प्लस चार्ज होगा, तभी तो माइनस की ओर खिंचा है। प्लस की ओर जो है वो जरूर माइनस चार्ज होगा। उधर बीटा रे जिसे हम कैथोड रे कह रहे थे, बीटा रे क्या है? कैथोड रे है। कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन का है। अल्फा रे मतलब प्रोटॉन से इकट्ठा है, मतलब दो ठो हीलियम परमाणु मिलकर क्या होता है? प्रोटॉन बनता है, ठीक है। एक अल्फा रे बनता है, सॉरी अल्फा रे बनता है। तो ये अल्फा रे हमारा हो गया। और एक है जो जिसके ऊपर प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं हो गया। अब प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? जो कोई बहरा इंसान है, आप उसको चिल्लाते जाइए, उसको कोई सुनाई नहीं देने वाला, क्योंकि उसका बहरा है, उसका नेचर उसको नहीं सुन सकता है, वो उसका नेचर है। अल्फा रे का भी कुछ ऐसा ही। इधर से माइनस बोल रहा है मेरे तरफ खींचा जा, ये प्लस बोल रहा है मेरे तरफ खींचा जाएगा। खिंचाएगा कब? जब उसके पास कुछ चार्ज रहेगा, तब इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, जिसके कारण ये सीधा निकल गया, इसके ऊपर कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ। मतलब इसका जो चार्ज है जीरो। उस समय जेम्स चार्डविक ने इस पार्टिकल का नाम रख दिया प्रोटॉन, सॉरी इस पार्टिकल का नाम रख दिया न्यूट्रॉन, ठीक है ना। जेम्स चार्डविक ने रख दिया, जेम्स चार्डविक ने क्या रख दिया? इसका नाम न्यूट्रॉन नाम रख दिया, न्यूट्रॉन। और इसके विषय में जितना भी प्रॉपर्टी है सबको बाहर निकाला और उसके विषय में बताया, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो, कैसे न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ हम लोग जान गए। हम लोग अब न्यूट्रॉन का कुछ प्रॉपर्टीज के विषय में जान लेते हैं। तो न्यूट्रॉन का कुछ गुण को देख लेते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चार्डविक ने 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज की, ठीक है। इसके बाद इसका आवेश क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता, जीरो चार्ज होता है, आवेश नहीं होता, इसलिए इसके ऊपर प्लस और माइनस मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है ना। फिर मात्रा कितना होता है? मात्रा होता है 1.675 × 10⁻28। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से भी भारी होता है, इसलिए इसे सबसे भारी कण कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? सबसे भारी कण कहते हैं, ठीक है। और इसी भार के कारण देखिए ना, इलेक्ट्रॉन केंद्र के बाहर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है केंद्रक में। प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन से भी भारी, न्यूट्रॉन होता है दोनों से भारी। अब दोनों से भारी होने के कारण क्या होगा? संपूर्ण भार किसमें हो गया? केंद्रक में। इसलिए कहा जाता है कि परमाणु का मतलब, जो सिंपल सी बात है कि परमाणु का जो सबसे निहित भार होता है, संपूर्ण भार होता है, हमारा केंद्रक में उपस्थित होता है, ठीक है। और ये केंद्रक में उपस्थित होता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स कहते हैं। वो इसके बाद वाले हम लोग वीडियो में जानेंगे, जब हम लोग रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, फिर जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सभी के विषय में जानेंगे तो हम वहां पर और भी डिटेल्स में जान पाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सभी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद।